स्वागत है आपका एमबीए सीरीज के 9 पार्ट के अंदर। अभी तक हमने आपके आइडिया के बारे में बात कर ली, उस आइडिया का बिजनेस मॉडल बनाना सीख लिया, उसकी मार्केटिंग करनी सीख ली, अपनी टीम हायर करनी सीख ली, अपना कॉस्ट एनालिसिस करना सीख लिया, हमने लेवरेज समझ लिया, हमने लगभग बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट को समझ लिया। आज हम बात करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। यहां पे मैं एक चीज मैंडेटरी मान के चल रहा हूं कि आपका बिजनेस चल रहा है, उसको टाइम हो चुका है, आपने उसको पायलट रन पे रन करके एक सस्टेनेबल मॉडल बना लिया है। मतलब आपका बिजनेस अब चलता रहेगा, अब वो गिरेगा नहीं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप जो भी सर्विस दे रहे हो वो अच्छी है, लोगों ने उसको पसंद किया है। अगर ये सब कुछ है तभी हम आगे ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। तो यहां पे सबसे पहला तरीका है बूटस्ट्रैपिंग। अब बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या हुआ? अब हमारी कंपनी से जितना प्रॉफिट आया जा रहा है, हम उसी प्रॉफिट को अपने बिजनेस के अंदर लगाए जा रहे हैं। अभी हमारे बिजनेस को 1 साल हो चुका है और हमको महीने का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट होता है। तो वो 1 लाख का पूरा प्रॉफिट हम री इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। अब हमारा बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ सकता है? महीने के 1 लाख की ग्रोथ रेट के हिसाब से, इससे तेजी से नहीं बढ़ सकता। तो बूटस्ट्रैप से हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम रहती है, इतनी तेजी से हम बढ़ नहीं सकते। बूटस्ट्रैपिंग स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। जब आप अपने बिजनेस को पायलट रन कर रहे हो, जब तक आपका बिजनेस आइडिया सस्टेनेबल नहीं हुआ है, जब तक आपको नहीं पता लगा आपका प्रोडक्ट सही है या फिर नहीं है, तब तक बूटस्ट्रैपिंग बहुत अच्छी है। पर जब आपको लगे कि अब आपका प्रोडक्ट सब कुछ फाड़ हो चुका है, तब बूटस्ट्रैपिंग का उतना ज्यादा फायदा नहीं है, हमको बाहर एक्सपेंशन प्लान देखने पड़ेंगे। दूसरा यहाँ पे तरीका आता है डेट रेज करना। डेट रेज मतलब मार्केट से लोन लेना। अब मैं बैंक से भी ले सकता हूँ, या फिर अपने जान पहचान वालों से भी ले सकता हूँ, या फिर किसी प्राइवेट माफिया से भी ले सकता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मतलब किसी से भी आप डेट रेज कर सकते हो, मतलब लोन ले सकते हो। अब जब आप लोन लेते हो तो आपको एक स्पेसिफिक रिटर्न देना पड़ता है इंटरेस्ट की फॉर्म के अंदर। अब मान के चलते हैं 10% आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है जो भी आप XYZ अमाउंट ले रहे हो। अब अगर आपने 1 करोड़ रुपए लिया तो आपको 10% देना है साल का, मतलब 10 लाख रुपए देने हैं साल के। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर जो आपको प्रॉफिट आता है, वो एटलीस्ट 1.5 टाइम से ज्यादा है, एटलीस्ट 1.5 टाइम से ज्यादा है, तभी मैं ये वाला रास्ते को चुन सकता हूं, वरना नहीं चुन सकता। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 10 लाख रुपए मेरे को इंटरेस्ट पे करना है और मुझे पुराने जो बिजनेस था वहां से 15 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, जो कि सस्टेनेबल है, जो कि आता ही रहता है, मेरे को कोई रिस्क नहीं है, अगर कुछ भी दिक्कत आए तो मैं करूंगा। अगर वो 10 लाख से नीचे है तो मुझे नहीं करना। नॉर्मली क्या होता है, मैंने अक्सर ऐसा देखा है, अगर हम सीसीडी की बात करके चले, सीसीडी के फेलियर की बात करके चले, उन्होंने बहुत ज्यादा डेट के ऊपर काम किया था। ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज है जो कि बहुत डेट के ऊपर काम करते हैं, उधार लेते रहते। अब आप 5% के ऊपर ऑपरेट करते हो या फिर 2% के ऊपर ऑपरेट करते हो, जो भी आपका ओवरऑल प्रॉफिट आता है साल के अंदर, वो आपका आता है आपके रेवेन्यू का 7%। एग्जांपल के लिए अब आप लोन ले लेते हो 10% के ऊपर, तो आपको हर साल 3% का एडिशनल लॉस चुकाना पड़ेगा। तो यहां पे इसलिए बहुत सारे बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। अब गलत चीज नहीं है, डेट रेस करना एक बहुत अच्छा तरीका है ग्रो करने का। पर अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, अगर मैं 100% के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं, मैं 50% के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं और वो सस्टेनेबल है, तब मैं डेट रेस करके हमेशा अपने आप को ग्रो कर सकता हूं। एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, जो मैं डेट से पैसा लेके आ रहा हूं, मेरे को उसको लिक्विड रखना है, लिक्विड फॉर्म के अंदर रखना है। मतलब लिक्विड फॉर्म का मतलब, जैसे सीसीडी वालों ने क्या किया, उन्होंने मार्केट से बहुत सारा पैसा लिया, अब उसका उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, उसके उन्होंने सब कुछ सेटअप कर लिया। अब उनको पैसों की जरूरत है, वो तो सारा बिल्डिंग के अंदर लग गया। अब बिल्डिंग रातों रात तो बिकेगी नहीं, उसको बेचने में टाइम लगेगा। अगर मार्केट में कोई भी क्राइसिस आते हैं, हमने किसी से भी पैसा मांगा और वो हमको कहता है पैसा दे मेरा, तो मैं उस प्रॉपर्टी को बेच के एकदम झटके में नहीं निकाल सकता ना, तो मुझे चाहिए होगा। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैश फ्लो होना चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर। कैश फ्लो का मतलब यह है हमारे पास पैसा आना चाहिए, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जहां पे कैश फ्लो नहीं होता। स्टार्टिंग के अंदर वो सोचते हैं हम स्टार्टअप है, हम चलाएंगे लॉस के अंदर, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, भुगते रहेंगे। अल्टीमेटली वो सब के सब बर्बाद हो जाते हैं। सीसीडी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का। तो अब सीसीडी क्या कर सकता था? यहाँ पे तीसरा तरीका आ रहा है, जो कि है फ्रेंचाइज मॉडल। फ्रेंचाइज के अंदर क्या हुआ, फ्रेंचाइज और लाइसेंसिंग दो अलग अलग कैटेगरी डाल रहा हूं। अब फ्रेंचाइज हम कब करेंगे? जैसे कि मान के चलो मेरा रेस्टोरेंट चल रहा है, मेरा कोई भी सर्विस वाला सीन चल रहा है। अब
मेरे बिजनेस मॉडल तैयार है, मेरे एसओपीस तैयार है, मेरा सब कुछ तैयार है कि मेरे को प्रोडक्ट कैसे देना है, कैसे बनेगा, सर्विस देनी है, कैसे देनी है, कैसे बनेगी, सब कुछ तैयार है। अब मुझे क्या करना है? अब मैं एक बंदे के पास जाऊंगा और उसको बताऊंगा, देखो मैं ये ब्रांड हूं, मैं इतना कुछ करता हूं, मेरा सब कुछ तैयार है, आप मुझे इतना रुपया दो और आप मेरे पार्टनर बन जाओ। अब सारे लेबर मेरी तरफ से आएगी। जैसे मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर आपको फ्रेंचाइजी चाहिए तो आपको एक फर्स्ट में रॉयल्टी फी देनी पड़ेगी, कुछ XYZ अमाउंट की, हर जगह के हिसाब से अलग अलग होती है। अब मान के चलते हैं 50 लाख रुपए रॉयल्टी दी पहले, उसके बाद आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया। जितनी भी टीम आएगी वो मैकडी की तरफ से आएगी, जो कि उनकी इंटरनल टीम के अंडर ट्रेन होके आई हुई है। कोई भी आरा गरा बंदा उन्होंने उठा रखा। अब वो बंदा आएगा, उसके बाद उन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखे। अगर ये चीज बनानी है तो कैसे बनानी है, कितने टेम्परेचर पे कितनी गर्म होगी, कितने टाइम तक गर्म होगी। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी हमने पहले से ही ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखे हैं, मैंने वीडियो के अंदर बता रखा है। तो हमने बना लिए, अब हमारा प्रोडक्ट वैसा का वैसा उस आउटलेट पे मिल रहा है। हम रॉ मटेरियल भी खुद प्रोवाइड कर रहे हैं और सेल के ऊपर कुछ XYZ स्पेसिफिक परसेंटेज रिटर्न की फॉर्म के अंदर ले रहे हैं। अब यहां पे बहुत बड़ा एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, यूट्यूब ने एक इकोसिस्टम बनाया, मैं कंटेंट डाल रहा हूं, एडवर्टाइजर्स उस पर ऐड चला रहे हैं, जो रिवेन्यू आ रहा है उसका कुछ शेयर मेरे पास जा रहा है, कुछ यूट्यूब के पास जा रहा है। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं यूट्यूब के लिए ही काम कर रहा हूं, मैं एक तरह से यूट्यूब का ही एम्प्लॉय हूं और अल्टीमेटली फायदा यूट्यूब का भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है और कंज्यूमर का भी हो रहा है। तो अगर ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हो तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर ही लाई करेगा। अगला एक लाइसेंसिंग भी होती है। लाइसेंसिंग के अंदर अगर मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैंने पेटेंट करा रखा है, ट्रेडमार्क करा रखा है, जो कि कोई कॉपी नहीं मार सकता मेरा, मैंने कोई दवाई बना रखी है, मैंने कोई फॉर्मूला बना रखा है, अब मैं उसको ग्रो करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सामने वाले बंदे के पास जाऊंगा जिसके पास लगी लगाई फैक्ट्री है, मैं उसको कहूंगा अगर आपको अपना ये प्रोडक्ट इतना बढ़ाना है, जैसे कि मैं केमिकल की बात करके चलता हूं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका पहले से ही पेटेंट हो रखा होता है। तो वो कहते हैं कि भाई अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो आपकी एफिशिएंसी इतने तक बढ़ जाएगी। तो हम भी कह सकते हैं कि आपका ये जो प्रोसेस है, अगर आप हमारा प्रोसेस लोगे तो आपकी एफिशिएंसी या फिर कॉस्ट इतने % तक कम हो जाएगी। तो बंदा आपसे जुड़ेगा और आप उससे सालाना कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ले सकते हो। अब मेरे को नहीं लेना देना आप कितना माल बनाते हो, कितना माल बेचते हो, मुझे साल का इतना पैसा दे दो। सेल के ऊपर लेना चाहते हो, सेल के ऊपर ले लो, वो जो आपका एग्रीमेंट सेट होगा आप उसके ऊपर ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है इसके अंदर। एक और नया ऑप्शन है जो कि इक्विटी रेज करना, जो कि आजकल चल रहा है, स्टार्टअप फंडिंग उठा लो। मैंने पूरी सीरीज बना रखी है। कल मैंने कम्युनिटी के ऊपर एक चीज डाली थी, जो हमने ब्लॉग रेडी किया स्टार्टअप फंडिंग के ऊपर। लोग कह रहे हैं इसके ऊपर सीरीज होनी चाहिए, इसके ऊपर सीरीज पहले से बनी हुई है। स्टार्टअप फंडिंग की पूरी सीरीज है, आई बटन के ऊपर मैं डाल रहा हूं, देख लेना। तो अब फंडिंग लेना उतना आसान नहीं रह गया जितना पहले के टाइम पे हुआ करता था, क्योंकि 70 से 80% जो मार्केट के अंदर फंडिंग रेज करने वाले हैं उनका दिमाग का आइडिया ही कुछ और है। मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टार्टअप का घोटाला, उसमें देख लेना, आपको समझ में आएगा। इस चक्कर में आजकल ज्यादा फंड रिलीज नहीं हो पा रहा, साथ में ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, तो उनको ऐसा लगता है कि इट्स बेटर कि अभी इन्वेस्ट ना करो, इसलिए भी फंडिंग नहीं मिल पा रही। और फंडिंग से होगा क्या, हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे आपको फंडिंग नहीं मिल सकती। अगर आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, मैं एग्जांपल करके चलता हूं, मैं अपनी बात करके चलता हूं, लपास। अब मैं कह रहा हूं लपास के लिए मुझे 100 ब्रांचेस खोलनी है इंडिया के अंदर और मुझे उसके लिए इतना स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मार्केटिंग हो रही है, मैनेजमेंट अच्छी है, अब मैं फंड लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा अगर मैं चाहूंगा तो, पर मैं चाहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पर्सनली, आपको कई बार बोला है मैंने कि मैं फंडिंग वाले रास्ते की तरफ नहीं जाना चाहता। रीजन क्या है इसका सबसे बड़ा, कि मेरी इक्विटी चली जाएगी। इक्विटी का मतलब अभी मैं कंपनी का 100% का मालिक हूं, 100% कंपनी मेरी है, मैं जिस तरीके से करना चाहूंगा, मेरा मन है मैं फ्री में पढ़ाऊं, मेरा मन है मैं यूट्यूब पे फ्री में वीडियो डालूं, मेरा मन है जो भी करना होगा मैं करूंगा। पर अगर मैंने कोई पार्टनर ले आया तो मुझे उसकी भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसने बहुत पैसा दिया है। अगर मान के चलो मैं यही बात करके चलता हूं, मैं अपने 100 ब्रांचेस खोलनी है, उसके लिए मैं एक इक्विटी पार्टनर को कहता हूं कि मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए। अब वो बंदा मुझसे 20% लेके 50 करोड़ रुपए मुझे दे देता है। अब मैंने पूरी इंडिया के अंदर ब्रांचेस खोल ली, अब उसने मुझे 50 करोड़ रुपए दे रखा है, अब मुझे उसकी सुननी पड़ेगी। वो कहेगा नहीं इंटीरियर ऐसा करेंगे, वो कहेगा नहीं बच्चों की फीस बढ़ा दो, वो कहेगा नहीं हम इतने सारे टूल्स दे रहे हैं हम नहीं देंगे, वो कुछ भी कर सकता है, मुझे उसकी सुननी पड़ेगी, चाहे मेरा दिल माने चाहे ना माने, वरना वो कहेगा मेरे 50 करोड़ वापसी करो। सीधी सी बात यही है। तो यही रीजन है, फंडिंग मेरे को पर्सनली उतनी ज्यादा पसंद नहीं है, फंडिंग वाला रास्ता उतना ज्यादा पसंद नहीं है।
अब मैं यहाँ पे एक फ्रेंचाइजिंग का बहुत बड़ा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरे को रिसेंटली मैं किसी इवेंट पे गया था, तो फ्लाइट के अंदर कोई मिले, तो उन्होंने मुझे कुछ आइडिया बताया, प्लस उसमें मैंने अपने कुछ आइडिया जोड़े, तो मैंने एक फ्रेंचाइजी का मॉडल तैयार किया है। नॉर्मली क्या होता है, हम एक ब्रांड बनते हैं, उसके बाद हम उसकी फ्रेंचाइजी बांटते हैं। आज तक यही होता हुआ है। हम इसको रिवर्स कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक आउटलेट खोलते हैं, 1.5-2 महीने चलाते हैं, अच्छी मार्केटिंग करते हैं, टेस्ट अच्छा रखते हैं, उसके एसओपीज बनाते हैं, उसको रेडी करते हैं, उसकी फ्रेंचाइजी किसी को दे देते हैं। अब क्या हुआ, मेरा स्टोर था, मेरा, मान लो मैं भटूरे छोले बेच रहा हूँ, तो मैंने भटूरे छोलों को मार्केट करके पूरी मार्केट के अंदर मेरा नाम हो गया, भटूरे छोले बहुत बढ़िया, देसी घी के, ये वो टेस्ट एक नंबर है। अब मेरी सेल तैयार हो चुकी है। अब मैंने 8 लाख रुपए कॉस्टिंग आई मुझे सब कुछ मिला के, सब कुछ करने की। 2 महीने का जो खर्चा भी आया, मार्केटिंग का खर्चा आया, सब कुछ 8 लाख रुपए एग्जाम्पल के लिए। अब मैंने क्या किया, किसी बंदे को कहा भाई तू चलती चलाई दुकान का पार्टनर बन जा 10 लाख रुपए में। अब वो 10 लाख रुपए मुझे दे, अब ये दुकान तेरी हर सेल के ऊपर 20% मैं लूंगा एज अ प्रॉफिट, और जितने भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं वो मेरी तरफ से आएंगे। मतलब इंप्लॉइज मेरे, एसओपी मेरा, सब कुछ मेरा, 80% प्रॉफिट उसका, वो भी खुश, 20% मुझे वहां से रिकरिंग आ रहा है, मैं भी खुश। अब मेरे पास 10 लाख रुपए आए, 10 लाख रुपए से 8 लाख रुपए का एक और सेटअप किया, 2 लाख रुपए मिल गए 2 महीने के अंदर, 1 लाख रुपए महीना आ रहा है और 20% रिकरिंग आ रहा है। 8 लाख रुपए की फिर से एक और दुकान खड़ी करी, फिर मार्केट किया, फिर इकट्ठा किया, फिर फ्रेंचाइज बेटी, फिर आगे निकल गए। ऐसे करते करते मैंने अपनी फ्रेंचाइजी बहुत सारी बना ली। अब क्या हो रहा है, मैं छोटी, पहली में तो बेचने में दिक्कत आएगी, दूसरे में थोड़ी दिक्कत आएगी, तीसरी चौथी में आसान होता जाएगा, और जितने ज़्यादा हम बढ़ते जाएंगे उतना आसान हो जाएगा। अब क्या होगा, हम मार्केट कर सकते हैं कि हमारी 500 ब्रांच है, हमारी 20 ब्रांच है, हमारी 1000 ब्रांचेस है पूरी इंडिया के अंदर, एक भी ब्रांच अपने नहीं है, हमने सबसे 20% रॉयल्टी फी ले रहे हैं। 5 बनाई तो एक दुकान के पैसे आने शुरू हो गए पूरे के पूरे। मैं एक केस स्टडी का और सोच रहा था, आस्मिक ग्रुप के बारे में। आप नीचे कमेंट में बताओ कि चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आस्मिक ग्रुप का फेलियर का रीजन भी ये था, उन्होंने फंडिंग ली, उसके बाद उनका ग्रॉस प्रॉफिट बहुत कम था, मतलब उनको प्रॉफिट नहीं होता और लॉस के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। उसके बाद इन्वेस्टर ने पैसा देने के लिए मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। अब पैसा नहीं मिला, बिजनेस रन करने के लिए, ऑपरेशंस के लिए पैसे नहीं थे, कंपनी बंद। तो अगर चाहते हो वीडियो तो नीचे कमेंट में बताना। अब असाइनमेंट के ऊपर आते हैं। छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं, बहुत सारे असाइनमेंट्स पहले दे चुका हूं, अगर वो आपने कर रखे होंगे तो ये वाला असाइनमेंट करने में बहुत आसानी होने वाली है आपको। सबसे पहले आपको निकालना है आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है, आप कितने मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करते हो। दूसरा, आपको लेवरेज वाली वीडियो के अंदर जो मैंने असाइनमेंट दिए थे उसको सॉल्व करना है और अपना दिमाग खोलना है लेवरेज के ऊपर। तीसरा, एक्सपेंशन के लिए आपको देखना है कि आपको कितने फंड चाहिए। अगर मेरा एक स्टोर है, मुझे एक और आउटलेट खोलने का मन है, तो मुझे कितना फंड चाहिए होगा वो खोलने के लिए। चौथा, मैं मोड चुनूंगा, मुझे पैसा किस तरीके से रेज करना है, डेट, इक्विटी, जो भी आपका मन करे। सबके मैंने प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, जो भी आपका मन करे आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मेरे लिए ये सही रहेगा। आखिरी, आपको डिसाइड करना है कि मेरी टाइमलाइंस एंड डेडलाइंस क्या रहेगी। मतलब मेरे को 2 स्टोर बनाने हैं जनवरी आने से पहले पहले, तो उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए होगा और मैं किस तरीके से रेस करूंगा, वो पैसा कहां से आएगा, कैसे नहीं आएगा। अब इसको ध्यान से बैठ के सोचो, समझो और सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। एक्चुअली मैं शादी की तैयारी में थोड़ा सा बिजी था, मेरी शादी होने वाली है, तो उस चक्कर में थोड़ा बिजी था। इस चक्कर में वीडियोस नहीं आ पा रही थी एमबीए सीरीज की। ये 9वां पार्ट है, आखिरी पार्ट आएगा 10वां पार्ट, उसके बाद ये सीरीज हो जाएगी हमारी समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।